आधी रात के अंधेरे में अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच 39,000 फीट की ऊंचाई पर एयरबस 330 जो 309 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को लेकर जा रही होती है, अचानक से उसमें तेल खत्म हो जाता है। इंजन बंद होने से फ्लाइट में अंधेरा छा जाता है और केबिन के डिप्रेशराइज्ड होने की वजह से ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाते हैं। इंजन का शोर भयानक चुप्पी में बदल जाता है। गहरे अंधेरे में एक बड़ा हवाई जहाज महासागर में गिरने को तैयार है, पर उसके पायलट्स उस प्लेन को ग्लाइड करते हुए समुद्र के पार उसे उतारने का पूरा प्रयास करते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट पैसेंजर्स को ओशियन में इमरजेंसी लैंडिंग से सरवाइव करने के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं और हिम्मत बंधा रहे हैं। सबके लिए मौत के खतरे की दस्तक देती ये कहानी कोई भयानक सपना ना होकर एक हकीकत है जो एक ट्रांसअटलांटिक फ्लाइट में घटी थी। ये कहानी एक टेक्निकल फॉल्ट की कहानी मात्र नहीं है, ये कहानी ह्यूमन साइकोलॉजी की है जो हमें ये बताती है कि कैसे बुरी से बुरी कंडीशंस और एक्सट्रीम प्रेशर में खुद को मेंटेन रखकर सही डिसीजन लेना है। ये कहानी है एयर ट्रांजिट की फ्लाइट नंबर 236 की। 23 अगस्त 2001 पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टोरंटो, कनाडा। एयर ट्रांजिट की एयरबस A330 टोरंटो से लिस्बन जाने को तैयार खड़ी थी। इसमें 293 पैसेंजर जो कि ज्यादातर कनाडा के निवासी थे और लिस्बन छुट्टियां बिताने जा रहे थे। इन्हीं के साथ साथ कुछ यात्री अपने घर यूरोप को भी जा रहे थे। 2 पायलट्स को मिलाकर 13 क्रू मेंबर्स के साथ कुल 306 लोग इस फ्लाइट में मौजूद थे। 48 वर्षीय फ्लाइट कैप्टन रॉबर्ट पिचे एक वेल एक्सपीरियंस पायलट थे जिन्हें 16,800 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था और बहुत पहले से वो अपनी सेवाएं एयर कनाडा को देते आ रहे थे। इनका साथ 28 साल के फर्स्ट ऑफिसर डर्क डी येगर दे रहे थे। इन्हें भी 4800 घंटों की फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था और इसी प्लेन को 400 घंटे वो उड़ा चुके थे। एयरबस 330 एक सेफेस्ट एयरक्राफ्ट के रूप में जाना जाता है जिसके कंप्यूटर्स और फ्लाइट में मौजूद सेंसर्स इतने एडवांस माने जाते हैं कि वो हर इंफॉर्मेशन उनमें मौजूद रहती है जो कि फ्लाइट उड़ाते वक्त पायलट्स को जरूरी होती हैं। ये एक हाईली ऑटोमेटिक और एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट के रूप में जाना जाता है। ये हवाई जहाज बस 2 साल ही पुराना था और 48 मैट्रिक टन फ्यूल के साथ ये टोरंटो को छोड़ने के लिए एकदम तैयार था। ओवरऑल हर चीज परफेक्ट थी। फ्लाइट 236 9 PM लोकल टाइम के हिसाब से लिस्बन जाने को तैयार थी और इसे ये दूरी तय करने में 7 घंटे का समय लगने वाला था। पायलट्स द्वारा सब कुछ चेक करने के बाद और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सब क्लियर करने के बाद प्लेन को टेक ऑफ कर दिया जाता है और प्लेन अपनी जर्नी के शुरुआती कुछ ही समय में मैक्सिमम हाइट 39,000 फीट पर क्रूज करने लग जाता है। क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचने के बाद और नेविगेशन सेट होने के बाद कांस्टेंट स्पीड में चलते प्लेन में पायलट्स का काम बस फ्यूल और डिस्टेंस मॉनिटर करना होता है और साथ ही साथ ओशियन में रडार के काम न कर पाने के कारण कंट्रोल टावर को अपडेट देना रहता है और प्लेन ऑटो पायलट मोड में ही उड़ता है। फ्लाइट को टेक ऑफ हुए 4 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था और जहाज अपनी मैक्सिमम हाइट के साथ ओशियन के बीचों बीच था। सब कुछ नॉर्मल, कॉम और रिलैक्स्ड था। पायलट रिलैक्स बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे थे और पैसेंजर भी आधी रात की वजह से सो रहे थे कि एकदम अचानक से कॉकपिट के वार्निंग सिस्टम ने एक वार्निंग डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दिया। डिस्प्ले में इंजन नंबर 2 यानी कि राइट इंजन के ऑयल का प्रेशर हाई हो रहा था और साथ ही साथ ऑयल की क्वांटिटी और टेम्परेचर लो हो रहा था। ये ऑयल के जो आंकड़े थे सिचुएशन के हिसाब से मैच नहीं कर रहे थे और पायलट्स ने ऐसा अपने इतने लंबे फ्लाइंग कैरियर में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। नॉर्मली इंजन चलने से ऑयल टेम्परेचर बढ़ता है जो कि यहाँ पर कम हो रहा था। ऑफिशियल मैनुअल में भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम का जिक्र न देखकर पायलट्स ने कनाडा के एयर ट्रांजिट मेंटेनेंस यूनिट को इस प्रॉब्लम के बारे में इन्फॉर्म किया, पर मेंटेनेंस यूनिट भी ज्यादा कुछ नहीं बता पाई और पायलट्स को अच्छे से मॉनिटरिंग करने और इन्फॉर्म करते रहने को कहा। क्योंकि फ्लाइट में सब कुछ नॉर्मल था इसलिए पायलट्स ने इसे सेंसर्स की फॉल्ट समझकर अपना काम जारी रखा, पर थोड़ा ज्यादा सतर्क रहकर। इस बात को 30 मिनट बीते थे कि एक और वार्निंग डिस्प्ले में शो होती है जो कि फ्लाइट के दोनों इंजनों के फ्यूल इम्बैलेंस को शो कर रही थी। इसमें राइट इंजन में फ्यूल लेफ्ट इंजन से कम दिख रहा था। वैसे तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर तो आ सकता है पर ज्यादा अंतर खतरे की ओर इशारा होता है। एरोप्लेन के दोनों विंग्स में फ्यूल का अंतर फ्लाइट के दौरान ही क्रॉस फीड वाल्व खोलकर बराबर किया जा सकता है। पायलट ने वाल्व को ओपन करके दोनों विंग्स में फ्यूल के अंतर को बराबर कर दिया, पर इसके 10 मिनट बाद ही फिर एक अलर्ट ने इंडिकेट किया और दोनों विंग्स में फ्यूल का कम होना शो किया। ये एक बेहद गंभीर बात थी। अलर्ट के अकॉर्डिंग अब फ्लाइट में फ्यूल इतना कम हो चुका था कि अब इतने फ्यूल में लिस्बन पहुंचना नामुमकिन था। प्लेन में टेक ऑफ से पहले 48 टन फ्यूल फिल किया गया था जो कि जरूरत से 4.5 टन ज्यादा ही था। अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच उड़ता प्लेन फ्यूल कम होने से अब ना तो लिस्बन जाने की और ना ही वापस आने की पोजीशन में था।
पायलट ने फ्लाइट अटेंडेंट को राइट विंग के पीछे की साइड की विंडो से बाहर चेक करने को कहा, पर अंधेरे की वजह से कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। आइलैंड सेंटा मैरिया, जो कि एजोर्स के 9 वॉल्केनिक आइलैंड्स में से एक है और पोर्टुगाल के अंदर आता है, वहां के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करने के बाद पायलट एजोर्स के टर्सेरा आइलैंड, जो कि प्लेन से बस 300 किलोमीटर दूर सबसे करीब रनवे था, प्लेन उतारने का डिसाइड करते हैं। इस समय प्लेन में बस 7 टन फ्यूल शेष था और वो भी बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। डिस्प्ले में नजर आती ये फ्यूल की पोजीशन अगर सच निकलती है तो ये एक बहुत ही गंभीर और घातक सिचुएशन है उन सभी लोगों के लिए जो इस प्लेन में सवार हैं। पायलट्स ने टर्सेरा आइलैंड के लिए लाजेस एयरबेस पर प्लेन उतारने का आइडिया तो लगाया था, पर वो खुद ही इस बात पर 100% श्योर नहीं थे। जितना फ्यूल खर्च होना चाहिए था उससे कहीं तेजी से खत्म होता फ्यूल एक बड़े फ्यूल लीकेज की ओर इशारा कर रहा था, पर पायलट्स बस इसी बात पर कंफ्यूज्ड थे कि अगर ये फ्यूल लीक हुआ है तो फ्लाइट बिना किसी रुकावट और टर्ब्यूलेंस के इतना दूर और 4 घंटे से ज्यादा समय में नॉर्मल फ्लाइट की तरह कैसे आ गई। पिछले 4 घंटे में ऐसा कोई भी वाकया नहीं हुआ था जो कहीं से फ्यूल लीकेज की ओर इशारा करता। पहले 4 घंटे में फ्यूल कंजप्शन भी एकदम नॉर्मल था। ये एक नया एयरक्राफ्ट था और अचानक से इसमें ऐसे फ्यूल खत्म होना पायलट समझ नहीं पा रहे थे। दरअसल हुआ ये था कि प्लेन की फिटनेस टीम ने प्लेन की जांच के वक्त एक हाइड्रोलिक पंप, जो कि इस प्लेन के इंजन के हिसाब से सुटेबल नहीं था, उसे इस प्लेन में इंस्टॉल कर दिया था, जो कि बार बार वाइब्रेट होकर फाइनली क्रैक हो गया था। और जिस समय फ्यूल का ट्रांसफर लेफ्ट विंग से राइट विंग में हो रहा था, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड होकर ब्रेक होकर मेजर फ्यूल लॉस करने लगा था, जो कि हर 5 मिनट में 1 टन का था। और इस हिसाब से फ्लाइट के पास फ्लाई करने के लिए नियरली हाफ एन आवर शेष था। कंट्रोल रूम से डिस्कस करने के बाद पायलट को फ्लाइट का एल्टीट्यूड 39,000 फीट से 20,000 फीट करने को कहा गया, पर पिचर ने इसे रिफ्यूज करते हुए कहा कि बिना पेट्रोल ऊंचाई से ग्लाइड करने में प्लेन को नीचे आने में ज्यादा समय लगेगा और इससे प्लेन की स्पीड कम होती जाएगी और ये कम हार्मफुल होगा बजाय 20,000 फीट से नीचे गिरने से। ये एक ऐसा डिसीजन था जिसने इस फ्लाइट में बैठे लोगों की जिंदगी का फैसला करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। बहुत सारे डाउट्स और कंफ्यूजन उस समय खत्म हो गए जब प्लेन के राइट इंजन ने आग पकड़ ली। केबिन में बैठे पैसेंजर्स को कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने का एहसास होना स्टार्ट हो गया था। कैप्टन ने तुरंत एक्शन लेते हुए प्लेन को नीचे उतारना स्टार्ट किया, क्योंकि प्लेन एक इंजन पर उड़ तो सकता था पर इतनी ऊंचाई पर नहीं। पायलट ने सबसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल को इस सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म किया। अब फ्यूल बस 600 किलोग्राम ही शेष था और एयरबेस 240 किलोमीटर दूर। 306 जिंदगियां दांव पर लगी थीं। फ्लाइट अटेंडेंट केबिन पैसेंजर्स को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। 13 मिनट बाद जब एयरबेस 120 किलोमीटर रह जाता है तब लेफ्ट इंजन भी आग पकड़ लेता है और इसी के साथ दोनों इंजनों के खत्म हो जाने से पूरे प्लेन में अंधेरा छा जाता है। प्लेन के इंजन का शोर सन्नाटे में बदल जाता है, एक अजीब सा सन्नाटा जिसमें मौत का डर भी शामिल था। पायलट्स को पता था कि अगर प्लेन एयरबेस पर नहीं पहुंचा तो उसे ओशियन में उतारना पड़ेगा, जिसमें सभी पैसेंजर्स के सर्वाइव करने के चांसेस कम थे। पायलट ने फ्लाइट अटेंडेंट को पैसेंजर केबिन में जाकर पैसेंजर्स को सारी सिचुएशन बताने और पैसेंजर्स को जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार रहने को कहा। दोनों इंजन के बंद होने से प्लेन के नीचे की साइड की टरबाइन ओपन हो जाती है, जो हवा के प्रेशर से घूमकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, पर इसकी मात्रा बहुत थोड़ी होती है कि बस ये कॉकपिट के इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट चला सके। जहाज अब 30,000 फीट के एल्टीट्यूड तक आ चुका था और टर्सेरा एयरपोर्ट अभी 120 किलोमीटर दूर था और अब आगे का सफर फ्लाइट को सिर्फ ग्लाइड करके ही पार करना था। प्लेन को बिना इंजन ग्लाइड कराना भी सरल नहीं होता है। इसके लिए पायलट्स को हर कदम सोच समझकर और मैनुअल स्टिक से काम करना पड़ता है। जहाज 2000 फीट पर मिनट की रफ्तार से ग्लाइड करते हुए नीचे आ रहा था। अगले 15 मिनट बहुत ज्यादा ही क्रूशियल थे। प्लेन को अब नीचे ग्लाइड कराना ही था, या तो एयरपोर्ट पर या ओशियन में। टर्सेरा एयरपोर्ट से अब प्लेन 15 किलोमीटर दूर और 13,000 फीट की ऊंचाई पर था। ग्लाइड करने के लिए एल्टीट्यूड का 3000 फीट पर होना इस प्लेन की लैंडिंग के लिए जरूरी था, क्योंकि स्पीड में बिना इंजन के लैंडिंग का मतलब सिर्फ मौत था। पायलट इस बात की सीरियसनेस समझकर फ्लाइट को एक 360 डिग्री सर्किल में एक चक्कर लगवाते हैं और हवा में फ्लाइट से कई सारे एस बनाकर स्पीड और ऊंचाई के रेशियो को बैलेंस करके प्लेन का एल्टीट्यूड कम करते हुए फाइनली रनवे पर उतार देते हैं। एयरपोर्ट पर सारी रेस्क्यू व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य इमरजेंसी की सारी फैसिलिटीज पहले से ही तैयार थीं, जो हर तरह की सिचुएशन से निपटने को अलर्ट थीं। आखिरकार प्लेन एक जोरदार धमाके के साथ रनवे से जा लगता है, जिसमें उसके 12 में से 8 टायर बस्ट हो गए थे। कोई ब्रेकिंग सिस्टम ना होने की वजह से प्लेन रनवे पर कुछ दूर घिसटने के बाद रुक जाता है। जितने भी लोग प्लेन में मौजूद थे वो सारे सेफ थे। उन सबको जल्द से जल्द प्लेन के बाहर निकाल लिया जाता है।
लैंडिंग के कारण प्लेन की स्पीड जो 200 नॉट थी वो ज्यादा होने के कारण थ्रस्ट लगने के कारण कुछ लोगों को चोटें जरूर आईं, पर सब लोग सेफ थे। लेफ्ट मेन गियर व्हील में आग लग गई थी, जिसे वहां मौजूद फायर ब्रिगेड ने तुरंत बुझा दिया। बाद में कैप्टन रॉबर्ट पिचे और डर्क डी येगर को बहादुरी के लिए सम्मान और बहुत सराहना मिली।